दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के टॉपिक में पूरा कवर करेंगे अपन मेंटेनेंस का जो लॉ होता है भारत में, भरण पोषण यानी सीआरपीसी 125 सेक्शन 24 और डीवी सेक्शन 12 के बारे में पूरी डिटेल में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। दोस्तों एंट्री मेंटेनेंस का भी कवर करेंगे, कब आपका मेंटेनेंस बन सकता है, कब आपका मेंटेनेंस नहीं बन सकता है। एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको, एक अनुभव के तौर पे आपको मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस लॉ हमेशा महिला को सपोर्ट करता है। सबसे पहली बात ये माइंड में आप फिट कर लीजिए, अगर आपने शादी की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी की भरण पोषण की जिम्मेदारी, साथ में अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपकी पत्नी के आपके बच्चे हैं, तो उसकी सबकी भरण पोषण की जिम्मेदारी एक पति की हो जाती है। नॉर्मली मैं बात किया हूँ एक सिंपल हस्बैंड वाइफ कपल्स के लिए, ठीक है। अब 90% सबको पता है कि हस्बैंड लोग जॉब करते हैं, वाइफ लोग जॉब नहीं करती, कहीं केसेस में वेल एजुकेटेड भी रहती है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है। सवाल यहाँ पे मैं सबसे पहले वो टॉपिक कवर करता हूँ कि मान लीजिए आप पे कोई भी पत्नी ने केस किया, 498 का केस रनिंग में चल रहा है आपका, डाइवोर्स का केस रनिंग में चल रहा है आपका, चाहे वो डीवी का केस रनिंग में चल रहा है आपका, सबसे पहले आप पे एंट्री मेंटेनेंस बनाया जाएगा और ये पुटअप फाइल कर दी जाती है महिला की तरफ से, पत्नी की तरफ से, कि आपका एंट्री मेंटेनेंस बनाया जाए। अब एंट्री मेंटेनेंस होता है वो डिपेंड होता है, विचाराधीन होता है, जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं उन पे, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अनुसार वो आप पे मेंटेनेंस बना देते हैं। चाहे उसमें लड़की वेल एजुकेटेड हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब करने वाली हो, एंट्री मेंटेनेंस 99% बन ही जाता है। आगे की बात ये होती है कि आपके आगे चैलेंज, अगर आपके पास एविडेंस और सबूत होते हैं तो आप आगे हाई कोर्ट में अपील करके उसको खारिज करवा सकते हो। अदरवाइज अगर एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है, मेंटेनेंस का आपका कोई फैमिली तौर पे, तो 90% लोअर कोर्ट में उनका मेंटेनेंस बन जाता है। ये बात एक प्रैक्टिकली आप दिमाग में फिट कर लीजिए। सेकेंड बात दोस्तों, अगर आपकी पत्नी अच्छी जॉब कर रही है, सबसे पहला पॉइंट आप कवर करिए, अच्छी जॉब कर रही है, आप खुद जॉब कर रहे हो, आपका जॉब में दोनों की सैलरी में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। अदरवाइज आपको मेंटेनेंस वहाँ पे भी देना पड़ सकता है सीआरपीसी 125 के तहत। जी हाँ भाई, अगर आपका डिफरेंस, जैसे आप 1 लाख रुपये कमा रही है, आपकी वाइफ 25,000 30,000 कमा रही है, तो आपका 70,000 का डिफरेंट आ गया दोनों की सैलरी में, तो वहाँ पे भी अगर आपका चाहे तो जज मेंटेनेंस बना सकता है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट 10 या 15-20 हज़ार का डिफरेंट है तो फिर आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, आप वहाँ पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। अगला सवाल, अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें आप एडल्ट्री साबित कर देते हो, अगर आप एडल्ट्री साबित कर देते हो तो भी आपका मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी बात माइंड में फिट कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा है, एडल्ट्री में जाने के बाद भी अगर आपकी वाइफ के पास बच्चा है और वो 5 साल से छोटा है, कस्टडी आपकी वाइफ के पास है उसकी, तो उस सिचुएशन में आपको बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी हाँ, बच्चे का मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। हाल ही में पिछले साल 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो एडल्ट्री में वाइफ थी बट उस बच्चे की कस्टडी उसके पास थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली कहा था उस जजमेंट में कि भाई एडल्ट्री में वाइफ है लेकिन वह अच्छी माँ नहीं बन सकती क्या? वो एक अच्छी माँ बन सकती है, वो बच्चों की केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कर सकती है, तो वहाँ पे आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। ये माइंड में आप बात कर सकते हो, बच्चों की भरण पोषण आपको देना ही पड़ेगा। अब आगे चल के एक सवाल और आ जाता है दोस्तों कि वेल एजुकेटेड पे बात आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। भाई मान लीजिए कि आपने नॉर्मल आप पढ़ रखे हो, लेकिन आप जैसे दोनों ही बीटेक होल्डर हो, आप भी और आपकी मिसेज भी, लेकिन आपकी मिसेज एमटेक कर ली है, आप प्राइवेट सेक्टर में वही जॉब कर रहे हो, वह भी प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, आप जॉब नहीं कर रही हो, वह जॉब कर रही है, या वह जॉब नहीं कर रही है, आप जॉब कर रहे हैं, तो वेल एजुकेटेड का जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम चांस होते हैं इस चीज़ों को लेके। ठीक है भाई, इन चीज़ों को लेके वेल एजुकेटेड अगर आप ये चाहते हो कि सब अच्छी पढ़ी लिखी है तो कोर्ट नहीं बनाएगा। 90% ऐसे मामलों में भी बना देता है, उनके पास कोई ना कोई एक प्रॉपर रीजन होता है और उसके बेस पे आपका मेंटेनेंस बन जाता है। तो ये पे वेल एजुकेटेड पे आपको 10% बेनिफिट की उम्मीद रखा करो, आपके 10% ही आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता है। आगे चल के मान लीजिए कि आप जॉब नहीं कर रही है, आपकी मिसेज जॉब कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको सेक्शन 24 के तहत आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। हस्बैंड को भी हमेशा मिल रहा है, आजकल कहीं केसों में हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल रहा है कि न्यूट्रल लो हो चुका है मेंटेनेंस का।
पति कमा रहा है तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी कमा रही तो पति को मिलेगा। तो नॉर्मली बात है, अगर आप नहीं कमा रहे हो, आपकी मिसेज कमा रही तो डेफिनेटली आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा इजीली वे में। तो मेंटेनेंस का लॉ होता है ना दोस्तों, वो हमेशा सपोर्ट एक महिला को करता है। अब आप लोग कहीं से भी एक जजमेंट उठा के लाओगे, उसके कहोगे साहब उसमें बना, ये डिपेंड करेगा उस मजिस्ट्रेट पे, उस जज साहब पे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि उस जजमेंट के अनुसार पहली बात तो आपका केस बनता है या नहीं बनता है। सेकेंड बात उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका कोर्ट का जज साहब है उस चीज़ को अप्लाई कराते हैं नहीं कराते, या उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। ये माइंड में आप बात फिट कर लेना, तो फिर भी आपका मेंटेनेंस बन जाएगा। मतलब आपके कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे एडल्ट्री पे है तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चा है तो देना पड़ेगा। अगर इक्वली कोई जॉब कर रही है आपकी वाइफ तो नहीं देना पड़ेगा आपको, बिना वजह से छोड़ के चली गई। यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, बिना वजह से आपकी पत्नी छोड़ के चली गई। यहाँ पे कहीं पर लोअर कोर्ट क्या करते हैं कि कहीं पर इस ग्राउंड को स्ट्रॉन्गेबल बना देते हैं। सीआरपीसी 124 का जो होता है 125 सेक्शन 4 होता है, उसमें क्लियर है कि बिना कारण से अगर आपकी पत्नी छोड़ के जाती है तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है दोस्तों कि जब बिना वजह का जो ग्राउंड होता है वो एक कंटिन्यू रनिंग चलता है और वाइफ एक आप पे 498 टाइप का केस कर देती है। भाई आप पे 490 टाइप का केस कर देती है, उसके पास एक रीज़न हो जाता है कि मेरे साथ हरासमेंट किया जाता था, मेंटल टॉर्चर या वायलेंस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसके पास एक ग्राउंड हो जाता है और आपका एंट्री मेंटेनेंस वहाँ पे भी बन जाता है। कई बार जज लोग होते हैं जो 10% ही सपोर्ट कर पाते हैं और उसका ग्राउंड साबित कर पाते हैं, जैसे सेक्शन 9 की आपके पास डिग्री हो जाती है। कहीं बार सेक्शन 9 को वैल्यू, ये मतलब ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है, अदरवाइज आपको कोई एडवांटेज वहाँ पे भी नहीं मिल पाता है। तो ये आपके सबसे एक मतलब जो भी लॉ था उसको लेकर रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो मैंने क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। भाई जो भी आप पे जजमेंट बन रहे हैं, जिन जजमेंटों पे आप लोग खोलते हो, ये जजमेंट आ गया वो जजमेंट आ गया, मेंटेनेंस का लॉ एक इस तरह का लॉ होता है दोस्तों। मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि महिला को सपोर्ट करता है 90%, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, महिला को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि महिला के पास होती है बच्चों की कस्टडी होती है, 5 साल का बच्चा होता है, 99% महिलाओं के पास जाती है। जिम्मेदारी आप लोगों पे होती है पूरी बच्चों की, तो इस वजह से जो भी जिम्मेदार होती है वो महिला पे ही होती है और हस्बैंड पे होगी वो पूरी जिम्मेदारी भरण पोषण की, तो केयर करने की महिला पे हो सकती है। तो आपके एंट्री मेंटेनेंस आपको परेशान कर देते हैं। एंट्री मेंटेनेंस कब तक चलते हैं? जब तक केस रनिंग होता है। केस रनिंग तब तक चलेंगे तब तक दोनों का कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा, तो मतलब लॉस आपको ही है। तो मतलब कुल मिला के एक है कि अगर आपने शादी की है तो पहला माइंड में बात फिट कर लीजिए, अगर केपेबल है आपकी वाइफ, मेंटेनेंस लेने की हकदार आपकी पत्नी, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। किसी भी कारण से आप नहीं बचवा सकते हो। जो ग्राउंड मैंने बचाया उस ग्राउंड को बेस पर अगर आप प्रूव कर पाते हो तो ही आप मेंटेनेंस से बच पाओगे, अदरवाइज आप मेंटेनेंस जैसे मैटर से नहीं बच पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, फुल डिटेल में इस वीडियो मैंने बता दिया सिंपल भाषा में। अब इस पर कोई भी अगर आपके कोई सवाल जवाब रहते तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, उस पर एक कंबाइंड में वीडियो लाऊंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।